Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter changing culture tradition. My dear student, chapter changing culture, cultural and tradition. Here, if you will discuss this topic, then you easily understand that we are going to discuss first changing in the special scenario of the culture and tradition. Two things. It means tradition and culture. We will focus our whole discussion on particular two words, the culture and traditions. Which type of changes that was introduced in Middle Europe, I mean to say that, where कि यूरोपियन कंट्री के देशों में जो सांस्कृतिक और जो पारंपरिक बदलाव आए एक निश्चित अंतराल के बाद, वो कैसे थे, उन बदलावों का क्या मीनिंग्स था और उस बदलाव ने वहां के लोगों के दिमाग में, जनमानस में क्या परिवर्तन लाया. माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू that the various changes introduced in Europe during 16th to 18th century. These changes changed the mind of the European people, because now that time the Europeans highly influenced with the religious knowledge. They highly influenced with the Bibles and their statement. Have you remember when I taught you this chapter? I have taught you this chapter completely. If you have remember your previous class, where we discussed the Copernican revolution, where we discussed the work of Galileo, where we discussed the work of Martin Luther. These are the social reformers and scientists. They changed the mind of the Europe. And also we have discussed the printing machine which was introduced by first time in Europe, Gutenberg. With the help of the printing machine, the various books printed, and the printed books, when it come in the hand of the common people, and when people read this book, he easily understands the actual knowledge which is given in the book, and he analyzes what is true, what is wrong, and how I mean to say that कि किस तरीके से यूरोप के लोग को धर्म के आधार पे बहलाया और फुसलाया जा रहा था. 14th century to 17th century. We are especially in this chapter we will discuss 14th century to 17th century. The mega changes, बदलाव कैसे, यहीं से कुछ चीजों पे हम बात करेंगे. The revival of the Italian city. I think this word, this topic gives you clear information कि क्या हुआ. इटली के नए शहरों का फिर एक बार विकास हुआ, पुनरुत्थान हुआ. वो शहर जो कभी क्रूसेड के दौरान या इस्लामिक इन्वेशन के दौरान नष्ट हो गए थे, उन नगरों को एक बार फिर से विकास हुआ, पुनरुत्थान हुआ. लेकिन इन चीजों को समझने के पहले आपको इन चीजों को, इस टॉपिक को समझना पड़ेगा. कहते हैं कि ये जो बदलाव हुआ 14th-17th सेंचुरी में, 14th-17th सेंचुरी के बदलाव को यदि हम समझने का प्रयास करें तो 14th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बीच यूरोप में अनेक देशों में छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ. ये नगर संख्या में धीरे धीरे बढ़ने लगे. नगरों की संख्या में धीरे धीरे विकास दिखाई देता है. नगर क्या थे, ये अर्बन कल्चर क्या था, ये सिटी कल्चर क्या थी, तो
एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी इन छोटे छोटे यूरोपियन कंट्री में। नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से ज्यादा सभ्य हैं। नगर के लोग ये सोचने लगे थे कि वो हर मायने में सुविधा की दृष्टि से, मॉडर्न की दृष्टि, मतलब वो अपने को ज्यादा मॉडर्नाइज समझते थे। वे नगरों की तुलना गांव से करना कतई पसंद नहीं करते थे। वो नगर को गांव से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ विशेष नगर, फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, ये जो नगर थे, ये नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्चों से थोड़ी फैसिलिटीज मिली थी, थोड़ी छूट मिली थी, थोड़ी ऑटोनॉमी मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग, इट मीन्स प्रॉस्परस और एलिट क्लास, दोनों ने कला को प्रमोट किया। दोनों ने कलाकारों और लेखकों को शेल्टर दिया। और इसी समय मुद्रण कला का विकास हुआ, प्रिंटिंग मशीन की विकास हुई। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया, डिस्कवर किया। और फिर इस प्रिंटिंग मशीन के आ जाने से अनेक लोग, चाहे वो दूर दराज के देशों में रह रहे हों या कहीं भी दूर समुद्र के पार हों, अब उनके पास सस्ते दाम पे आसानी से पुस्तकें उपलब्ध हो रही थी। और फिर पुस्तकों के उपलब्ध होने से यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने को आधुनिक विश्व की तुलना, अपने को इट मीन्स आधुनिक विश्व की तुलना किससे करने लगे? रोम की प्राचीन दुनिया से करने लगे। रोम की प्राचीन दुनिया के बारे में किंवदंती थी कि यह सबसे अच्छा काल था, तो इसकी तुलना वो लोग करने लगे अपने इस धर्म से, अपने इस आधुनिक सिटी से। आई एम टेलिंग that it is very easy to understand that during 14th to 17th century in Europe, or European country, the various सिटी, छोटे छोटे शहरों का विकास होने लगा। ये छोटे शहर कुछ मामलों में उनको ऑटोनॉमी मिली। क्या मिली? ऑटोनॉमी। किससे मिली? किंग से और चर्च से। मीनिंग कि अब उन्हें किस चीज की छूट मिल रही थी? धर्म के आधार पर कुछ स्वतंत्रता मिल रही थी और उन्हें राजा ने कुछ स्वतंत्रता दिया। तो इस तरीके से इन्हें धर्म और राजा के द्वारा कुछ स्वतंत्रता मिली। साथ ही साथ शहरों में कुछ विकास दिखाई देते हैं। क्या? जैसे प्रिंटिंग मशीन, जैसे प्रिंटिंग मशीन के साथ साथ प्रॉस्परस क्लास, रिच पीपुल, किंग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंटर दी किसको? इंटेलेक्चुअल्स को और आर्टिसियंस को। आर्टिसियंस, इंटेलेक्चुअल्स, इससे क्या हुआ? इससे धीरे धीरे जो यूरोप के नगर थे, वो यूरोपीय नगर अपने उत्थान के प्रवेश में, अपने विकास के चरण में पहुंच गए। एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है हमको इस चरण में। एक वो डेवलपमेंट जो यूरोप में इंट्रोड्यूस हो रहा था। कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार अपने धर्म को चुन सकता था। चर्च
के पृथ्वी के केंद्र के संबंध में जो विश्वास बाइबल में दी गई थी कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, की मान्यता को वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के द्वारा गलत सिद्ध कर दिया। सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम में पृथ्वी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, बल्कि सूर्य ही सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है। सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड सन। दीज आर प्रूव्ड बाय केपलर, गैलीलियो एंड कॉपरनिकस। देन आफ्टर, अब एवरीवन फ्री टू चॉइस देयर रिलीजन। सेकेंड थिंग्स, थर्ड पॉइंट कहता है कि अब लोगों के मन में ये भी बात आ गई, जो न्यू ज्योग्राफिकल खोजेस हुई, इन्वेंशंस हुए, जो नई भौगोलिक खोज हुई, इन भौगोलिक खोजों ने मानव के पूरे ज्ञान को एक नया दशा और दिशा दी। अभी तक ये मान्यता थी कि मेडिटेरियन सी ही अर्थ का सेंटर है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर ही विश्व का केंद्र है। लेकिन अब नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस पूरे ज्ञान को उलट दिया। इस विचार को मान्यता दी कि यूरोप विश्व का केंद्र है, जो आई मीन टू से दैट कि जो सुपरमेसी यूरोपियंस के दिमाग में थी वो धीरे धीरे मिटने लगी। और फिर यहां से यूरोपियन कंट्री का, स्पेशली इटली का रिवाइवल दिखाई देता है। इटली में जो सिटीज थे उनके रिवाइवल की बात शुरू होती है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, माय डियर स्टूडेंट। इन दिस होल पैराग्राफ वी आर डिस्कसिंग, आई विल ट्राई टू teach you that which type of changes introduced in Europe during 14th to 17th century. During 14th to 17th century, there were the vast changes introduced in European country. The small small city emerged in the various small country of the Europe. The city who emerged, they have some ऑटोनॉमी। किसकी तरफ से? टूवर्ड्स किंग एंड चर्च, राजा की तरफ से, चर्च की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें कुछ दी गई, कुछ उनको अधिकार दिए गए। एंड देन आफ्टर ट्रेड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ट्रेड ने क्या किया? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। की रोल? किस चीज को? ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशंस ने यहाँ पे एक प्रॉस्परस वर्ग, एक प्रॉस्परस क्लास का विकास किया। एक ऐसा वर्ग जो ना तो राजा था ना नोबेल था, लेकिन ये लोग के पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, और इन लोगों ने यूरोप में अपने यहाँ आर्टिसियंस को, स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को प्रमोट किया, शेल्टर दी, और फिर इन्हीं के शेल्टर से ये स्कॉलर्स, ये इंटेलेक्चुअल्स धीरे धीरे अपने ज्ञान के आधार पे, अपनी कला के आधार पे एक नए यूरोप का निर्माण कर रहे थे। अब पुरानी मान्यताएं खत्म हो रही थी। बाइबल में दिए गए पुराने स्टेटमेंट को क्वेश्चन किया जा रहा था वैज्ञानिक खोजों के आधार पे, साइंटिफिक डिस्कवरीज के आधार पे। आई मीन टू से दैट ड्यूरिंग दैट टाइम when the intellectuals and artisans, they were promoted by the prosperous and intellectual peoples of the Europe, they questioned the Bible's statement. In the Bible, it is clear mentioned that Earth is center of our solar system. Sun, with their all planets, move around Earth. That statement was questioned by first time Copernicus. And thereafter we have seen that Galileo, Kepler, and Newton, they proved that Earth is not in center of our solar system. According to Bible, Earth is stable. Newton proved that no, Earth is not stable. Earth is moving.
अराउंड सन, अर्थ घूम रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात उन्होंने की. देन आफ्टर वन स्टेटमेंट आल्सो दैट वाज क्वेश्चन दैट द मेडिटेरियन सी इज सेंटर ऑफ वर्ल्ड. दिस इज आल्सो व्हाट, क्या किया गया, इसको भी डिनाइड किया गया भौगोलिक खोजों के आधार पे, जोग्राफिकल डिस्कवरीज के आधार पे. On the basis of the geographical discoveries, it also denied that Mediterranean Sea that is center of world. And one of the greatest discoveries of 14th to 17th century, that was invention of printing machine. Printing machine, John Gutenberg, who played very important role. क्या किया उसने, डिस्कवरी ऑफ द प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन की खोज कर दी उसने. प्रिंटिंग मशीन, इट गिव्स अस प्रिविलेजेस टू दोज पीपुल दे हैव नॉट इजली अवेलेबल द बुक. एज यू नो दैट मैन्युस्क्रिप्ट बुक that was very costly. Manuscript, I mean to say that the book which was written in the manuscript form, हाथ से लिखे हुए थे वो, it was very costly and their number is very less. So that's why it is not easily available for common people. But when printing machine introduced, that book printed the various number, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रिंट किए गए, और then it easily available कहाँ पे, थ्रू होल वर्ल्ड. धीरे धीरे पूरी दुनिया में किताब फैलने लगी. एवरी वन अवेयर ऑफ द एक्चुअल नॉलेज ऑफ बाइबल, एवरी वन अवेयर ऑफ द टीचिंग ऑफ द चर्च, एंड देन आफ्टर दे स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट चर्च. आई होप यू हैव रिमेंबर द इंटेलिजेंस, मार्टिन लूथर किंग्स एंड देयर रिफॉर्म्स. These all topics we have discussed in our previous class. My dear student, one more thing which is very important, which I want to tell you here, that this chapter we have completed. Today we are discussing, we are revising this chapter. I will try to remind you topic one by one. हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, फिर इस पूरी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे. Okay, let's come to understand the evidences. On the basis of that, we can easily understand the changes that was introduced during 14th to 17th century in Europe, changing cultural and tradition. These are all what we are discussing on the basis of the evidence which we have. कहता है 14th सेंचुरी में यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, बहुत सारे दस्तावेज, लाइक बुक, लाइक पिक्चर, इडोल्स, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, कॉटन्स प्राप्त हुए, जो यूरोप और अमेरिका के कहाँ पे हैं, अभिलेखागारों में संरक्षित है. कला चित्रशालाओं, मतलब म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज में सुरक्षित रखी गई है. 19th सेंचुरी के इतिहासकार रेंसा, आई थिंक यू हैव रिमेंबर दैट वर्ड, रेंसियंस, रीबर्थ. रेंसा इट मीन्स पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा इस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताने के लिए. स्विट्जरलैंड के ब्रेसेल विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्खाट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया. वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वन रांके के विद्यार्थी थे. जैकब बर्खाट रांके के स्टूडेंट थे. उन्होंने जो वर्ड दिया, उन्होंने कहा कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए. इट इज द रीबर्थ, इट इज द रेंसा. Why? Because during that time, during 14th to 17th century, the vast changes that was introduced. Not only one sphere, it appears in the all. I mean to say that mental development, I mean to say the art and craft development, I mean to say the religious reform, I mean to say that
the building architectures, heroes, the center of, I mean to say that the work of intellectuals. कह रहे कि हर तरह से बौद्धिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, धार्मिक विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ, हर क्षेत्र का एक नया विकास। इसीलिए इसको बरखाट, जो लियोपोल्ड रांके के शिष्य थे, ब्रेसल विश्वविद्यालय के इतिहासकार थे जैकब बरखाट, ये लियोपोल्ड रांके के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये बताया कि इतिहास का पहला एम क्या होता है। उन्होंने कहा हिस्ट्री का पहला एम है कि वह राज्य और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वो सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। बरखाट अपने लिए यह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल बरखाट जो कर रहे थे, बरखाट जो लियोपोल्ड रांके के शिष्य थे, जो इतिहास को एक नए तरीके से व्याख्यायित करने की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वी हैव टू डिपेंड ऑन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज लोकल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। वी हैव टू स्टडीड द eros, the architectures, the artisans' work, and the various archaeological findings also. वो कहते हैं कि उनके अनुसार इतिहास में जो हिस्ट्री राइटिंग्स है, इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। वी कैन नॉट फोकस ओनली द पॉलिटिकल थिंग्स व्हेन वी राइट हिस्ट्री। वी शुड आल्सो डिस्कस, वी शुड आल्सो फोकस ऑन द सोशल कंडीशन, on the economical condition, on the cultural and traditional changes. These are all the part of the history writings. Only political changes, it should not be based on the history writings. यहाँ पे उन्होंने कहा कि इतिहासकार इतिहास को सरोकार उतना ही संस्कृत से है जितना राजनीति से है। 1860 में बरखाट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली नामक पुस्तक को रचना की। द सिविलाइजेशन ऑफ रेंसा इन द इटली। इस पुस्तक को जब बरखाट ने लिखा तो एक बड़ा क्रांतिकारी चेंजेज आया। ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान अपने पुस्तक के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली, इसके माध्यम से अपने जो भी उनके इस पुस्तक को पढ़ने वाले पाठक थे, उन लोगों के लिए साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला की ओर आकर्षित किया और बताया कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक इटली के नगरों में किस प्रकार ह्यूमनिज्म कल्चर डेवलप हो रही थी। उन्होंने ये भी लिखा कि संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय ले, अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ बने। ऐसा व्यक्ति ही मॉडर्न ह्यूमन कहलाने का वास्तविक उत्तराधिकारी है। जबकि मिडिल काल में, मिडिल एरा में मानव के ऊपर कंट्रोलिंग चर्च की थी। इन चर्च के राइट्स को पहली बार लॉजिकल वे से डिनाइट करने का काम बरखाट ने किया। बरखाट ने अपनी पुस्तक, जो उनकी फेमस बुक थी सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली, 1860 में जो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, उसमें इन्होंने इसको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ा, और फिर धर्म की पकड़ को किस तरीके से ढीले बनाया जाए। इन सारी चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया और फिर इटली के पूर्वी विकास को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। माय डियर स्टूडेंट, वी आर टेलिंग दैट द बरखाट वाज द वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। ही रोट अ बुक, द सिविलाइजेशन, I mean to say that their book Civilization of the Renaissance in Italy, on the help of, I mean to say that civilization
of the Renza in Italy. That book clearly explained that we should not focus when we are going to write the history only political act. We have to also focus the cultural development. We have to also focus the social and economical changes. We have to think about also the society. And this is influence the common people of the Italy. वहाँ के लोगों को इस सोच ने प्रभावित किया. इन बातों ने उनको एक नया आयाम, एक नए तरीके से बात आगे बढ़ाने की बात की, और यहीं से विकास दिखाई देता है. I mean to say that if you will see the whole topic, what I am saying that there is a vast amount of materials on European history from the 14th century. Documents, printed book, paintings, sculptures, buildings, textiles. Much of these has been carefully preserved in archives, art galleries, and museums in Europe and America. From the 19th century, historians use the term Renaissance, Rensa, literally meaning the rebirth. In Hindi, their meaning is Punarjagran. That word used first time from the 19th century. The cultural change of the period. These historians who emphasized the most was Swiss scholar Jacob Burckhardt, 1888 to 97, of the University of the Basel in Switzerland. He was a student of Ranke, had taught him that the prime. He was a student of Ranke. Ranke had taught him that the primary concern of the historian was to write about the states and the politics using papers and field files of the government departments. Burckhardt was dissatisfied with these very limited goals that his master had set out for him. To him, politics was not be all in history writings. History was as much concerned with culture as with politics. I mean to say that Ranke taught Burckhardt that when you are going to start the history writings, you have to depend on the official documents. But Burckhardt, he felt that only the official document is not base of writing history. It is the very limited in history writings. I mean to say that role of the official documents, that is very limited. When we start the history writings, we have to focus other evidences. We have to take help the local documents, sculptures, building, textiles, artisans' work. These are all things. Burckhardt felt that this is the very important for history writings. So Ranke uses it. To him, the politics was not the be all and in all history writings. History was as much concerned, such culture was with politics. In 1860, he wrote a book called The Civilization of the Renaissance in Italy, in which he called his readers' attention to the literature, architecture, and the paintings to tell the story of how a new humanist culture and the flowered in Italian towns from the 14th and 13th century. This culture, he wrote, was characterized by new beliefs that man as an individual was capable of making his own decision and develop his skills. He was modern in
the contrast of the medieval man whose thinking had been controlled by the church. I mean to say that it is the very clearly explained by the Burckhardt that man should be free. Man, I mean to say the 14th to 17th century, the human beings, he should free. वो क्या है? He was not similarly the middleman. Middleman, he was suppressed by the church and the kings. But here, that whole scenario would totally change. In my next topic, we will read the revival of the Italian city. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इस पे बातें करेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर.